हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिफाइड स्टडी 99 चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पंच की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने जाएंगे तो इसके क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो फ्रेंड्स, आप भी इस टॉपिक को अपना पक्का कर लेना। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूँ। इसमें कितने इसके टाइप्स होते हैं, कौन से मेटल का ये बना होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझा दूँगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम बना हुआ है पंच का। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात करने वाला हूँ मैं इसकी डेफिनेशन की कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी भी कार्यखंड की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे पंच कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोई भी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम पंच कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को पंचिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है कि पंच किसे कहते हैं, पंचिंग किसे कहते हैं। पंच के द्वारा कार्यखंड की सतह पर उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहां पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त बनाना होता है या ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करनी होती है। स्क्राइबर से खींची गई अस्थायी चिन्ह लाइनें यानी कि मार्किंग लाइन्स जॉब से मिट सकती हैं तथा पंच द्वारा स्थायी मार्किंग करने पर चिन्ह जॉब को बार बार छूने या विभिन्न यांत्रिक क्रियाओं से मिट नहीं पाती। तो फ्रेंड, इसीलिए हम पंचिंग करते हैं कि जिससे कि जो भी लाइनें हमने खींची हैं वो मिटे ना। ठीक है फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इसके मटेरियल की कि पंच किस मटेरियल का बना होता है। तो पंच मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये हाई कार्बन स्टील याद रखना है, पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स साइज की कि पंच का साइज इसकी पूरी लंबाई और इसके व्यास से लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे पंच 150 इंटू 12.5 mm। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ गए होंगे कि जो पंच अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उस डायग्राम के हिसाब से कि इसका जो साइज़ है वो इसकी पूरी लंबाई, जैसे मान लीजिए ये पंच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी ये पूरी लंबाई हो गई। ठीक है फ्रेंड, और इसका जो व्यास हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इससे इसका साइज लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने इसमें दे रखा है कि ये 150, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 150। ठीक है फ्रेंड, और इसकी जो मोटाई हो गई यानी कि डाया हो गया वो 12.5 mm। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। हम बात करेंगे फ्रेंड पंच के भाग की, यानी पंच के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स। तो पंच के क्या क्या भाग होते हैं वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इसका फर्स्ट नंबर है हेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पंच का वह भाग जिस पर हैमर द्वारा चोट मारते हैं वो भाग हेड कहलाता है। ये फ्लैट होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप पंचिंग करते हैं, मान लीजिए ये हमारा पंच हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब आप यहाँ पर हैमरिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से इसको हैमरिंग करेंगे तो ये हिस्सा जो होता है इसके लिए क्या कहते हैं, हेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्लैट होता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स इसके दूसरे पॉइंट की। ठीक है फ्रेंड, तो पंच का वह भाग जिससे बिंदु सेंटर बनते हैं उस भाग को पॉइंट कहते हैं। ये भाग नुकीला तथा हार्ड व टेम्पर किया गया होता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका पंच है। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ से इस पर निशान मारेंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करूँगा मैं इसकी बॉडी की। हेड तथा पॉइंट के बीच का बचा हुआ से भाग बॉडी कहलाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये पंच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये हेड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हेड और ये पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बीच में जो भाग बचता है ये वाला, तो इसको कहते हैं बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से याद रखें। तो हेड तथा पॉइंट के बीच का बचा हुआ से भाग बॉडी कहलाता है। यह भाग नर्लिंग किया हुआ बेलनाकार या षष्ठभुजाकार होता है। ठीक, अब फ्रेंड्स बात करने वाले हैं पंच के प्रकार की कि पंच कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट नंबर पे है डॉट पंच। ठीक है फ्रेंड, तो डॉट पंच के बारे में जान लेते हैं। यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी षष्ठभुजाकार होती है तथा पॉइंट का कोण एंगल 60 डिग्री होता है। फ्रेंड, इसको आपको बहुत याद रखना है, ये सीधे सीधे दे देगा कि डॉट पंच का एंगल कितना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है 60 डिग्री रखा जाता है। एंगल कम होने से बिंदु गहरे तथा कम व्यास के बनते हैं। इसका उपयोग स्थायी मार्क करने के लिए, विटनेस मार्क लगाने के लिए किया जाता है या कभी कभी वृत्त का केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है, इसका एंगल पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पूछ सकता है कि इसका उपयोग स्थायी मार्किंग के लिए होता है या अस्थायी मार्किंग के लिए होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका उपयोग स्थायी मार्किंग के लिए होता है। और फ्रेंड्स, ये फिगर है डॉट पंच का। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसका फिगर देख लें डॉट पंच का। ठीक है फ्रेंड, तो ये फिगर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड सेंटर पंच की। ठीक है फ्रेंड, इसका भी एंगल पूछा जाता है कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है।
यह पंच डॉट पंच से साइज में बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड, अभी मैंने आपको डॉट पंच पढ़ाया, उससे ये साइज में बड़ा होता है। इसके पॉइंट का कोण एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। इस पंच की लंबाई 100 mm तथा व्यास 10 mm होता है। इस पंच का उपयोग सुराखों के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसका भी एंगल याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये सेंटर पंच का फिगर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेंटर पंच का फिगर है और इसका एंगल कितना होता है मैंने अभी बताया आपको, 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसको याद रखना है। करने वाले हैं फ्रिक पंच की। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि फ्रिक पंच का एंगल कितना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका भी एंगल आपको याद रखना है 30 डिग्री। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके पॉइंट का कोण एंगल 30 डिग्री रखा जाता है। ये पंच कम लंबाई का होता है। ठीक है फ्रेंड, इसकी लंबाई कम होती है। इसका कोण कम होने से डिवाइडर की नोक को बहुत यथार्थ स्थिति प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग सतह पर वक्र खींचने के लिए किया जाता है। इस पंच का प्रयोग हल्की धातु जैसे पीतल, तांबा तथा एल्युमिनियम आदि पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, ये 3 पंच बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड, इनके क्वेश्चन भी बार बार आते हैं पंच का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको 3 एंगल बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या एंगल बता दिए मैंने आपको? 3 एंगल बताया। क्या बताया था? प्रिक पंच का बताया। ठीक है फ्रेंड, ये प्रिक पंच का है। इसके अलावा मैंने आपको बताया सेंटर पंच। ठीक है फ्रेंड्स, और एक मैंने आपको बताया डॉट पंच। ठीक है फ्रेंड, तो इसका प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री, और जो आपका सेंटर पंच होता है इसका होता है 90 डिग्री, और आपका डॉट पंच होता है इसका होता है 60 डिग्री। तो यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में घूमते रहते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे पिन पंच की। इस पंच की नोक पॉइंट नहीं होती। नोक के स्थान पर बेलनाकार पिन होती है, जिसकी लंबाई जॉब की आवश्यकता को पूरा करती है। इस पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जॉब में फंसी हुई डबल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किया जाता है। यह पंच बाजार में 100 mm से 200 mm की लंबाई व 3 mm से 12 mm के व्यास में उपलब्ध होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इनका साइज भी याद रखना कि ये किस साइज में बाजार में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे मैं आपको इसका डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका डायग्राम है पिन पंच का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस डायग्राम को भी याद रखें। कभी कभी डायग्राम भी एग्जामिनर दे देता है कि ये कौन सा पंच है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको देख के पहचान सकते हैं कि ये पिन पंच है। ड्रिफ्ट पंच की। इस पंच की नोक विभिन्न आकारों की होती है, जैसे वर्गाकार, आयताकार, गोल या फिर किसी अन्य आकार की। साथ ही यह नीचे से नुकीली न होकर चपटी होती है। इसका प्रयोग किसी पतली चादर में छेद करने या फिर पहले से उसी आकार के बने छेदों की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। वेल पंच की। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। इसका बाहरी अपने घंटे के आकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ठीक सेंटर में एक पंच लगा होता है। यह पंच स्प्रिंग के द्वारा ऊपर उठा रहता है। जब किसी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करना होता है तो बेल पंच को ठीक उसके ऊपर लंबवत टिकाते हैं तथा स्प्रिंग पंच को नीचे मारने से केंद्र ज्ञात होता है। बेलनाकार वस्तुओं के केंद्र को गहरा करने के लिए वेल पंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि बेलनाकार वस्तुओं के केंद्र को गहरा करने के लिए बेल पंच का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे ऑटोमेटिक पंच की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंच है। ठीक है फ्रेंड, इस पंच में पंचिंग करने के लिए हथौड़े से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे ऑटोमेटिक पंच कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस पंच में एक खोखली बेलनाकार बॉडी होती है जो कि बाहर से नट की गई होती है। इसके ऊपर एक कमानी स्प्रिंग युक्त कैप होती है, इसे भी नर्ल किया गया होता। इस कैप को नीचे दबाने पर कमानी स्प्रिंग एक हैमरिंग मैकेनिज्म को मुक्त करती है, जो पंच के निचले पॉइंट पर केंद्र बनाने के लिए आघात करता है। कैप को घुमाकर ऊपर करने से निशान गहरा आता है तथा घुमाकर नीचे करने से निशान कम गहरा आता है। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम ऑटोमेटिक पंच का, इसमें हैमरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं सॉलिड पंच की। इस पंच का प्रयोग किसी सीट या गर्म लोहे के पीस में आर पार छेद करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा एक ही साइज के छेद करना असंभव होता है। इसका प्रयोग सीट मेटल या ब्लैक स्मिथी या सीट मेटल और ब्लैक स्मिथ में किया जाता है। छेद करते समय सीट के नीचे पंच के अनुरूप डाई रखनी आवश्यक होती है। यानी कि फ्रेंड्स, आप मान लीजिए ये पंच है, ये रखेंगे तो इसके नीचे एक सीट जैसी रखनी पड़ेगी।
ठीक है। और उसके नीचे सीट के नीचे एक डाई रखनी पड़ेगी जिससे कि वो प्रॉपर जगह पर वहाँ पर निशान बन जाए। ठीक है। बात करेंगे होलो पंच की। यह पंच अंदर से खोखला होता है तथा मुलायम पदार्थों में बड़े छेद करने के काम आता है। इसके पॉइंट वाले भाग की परिधि को चारों ओर से ग्राइंड करके धारदार बना दिया जाता है। इसका प्रयोग चमड़े की सीट, रबड़ की सीट, लेटराइट या गत्ता आदि में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसमें कटे हुए स्लॉट से स्क्रैप मेटल निकलता है। तो फ्रेंड्स ये फिगर है होलो पंच का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख लें ध्यान से, कभी कभी डायग्राम भी दे देता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, मेटल भी बता दिया, इसमें एंगल भी बता दिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आपको मेन इसमें जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपको फ्रेंड्स, वो 3 चीज़ें याद रखनी है, प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच। ठीक है फ्रेंड, प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री, डॉट पंच का होता है 60 डिग्री और सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री। तो फ्रेंड यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स यदि आप ITI या CITI से कोई भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई, आप उनको देख के लाभ ले सकते हैं। और मैं टेक्निकल की शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।